नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत एवं अभिनंदन हिंदी द बेस्ट चैनल की ओर से। मैं हूं आपका मित्र ध्रुवराज वर्मा, जो आपकी परीक्षा के लिए उतना ही गंभीर है जितना कि आप स्वयं। तो आपके भविष्य की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं। और थोड़ा सा यह भी बता दें मित्रों कि जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी नेट प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर के लिए यह उतना ही उपयोगी है जितना कि यूपीएचएससी के लिए, चूँकि इसमें टीचिंग, शोध, कम्युनिकेशन, आईसीटी और पर्यावरण यह पार्ट जो है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर से ही आता है, इसलिए यूजीसी नेट की तैयारी करने वालों के लिए भी यह उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, शोध प्रबंध कथन है। ऑप्शन ए कह रहा है एक प्रेक्षण, बी एक तथ्य, सी दृढ़ कथन और डी विचार विमर्श। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी दृढ़ कथन, अर्थात शोध प्रबंध एक दृढ़ कथन है। प्रश्न 2, तात्कालिक उपयोग में लाने वाली अनुसंधान धारा है। ऑप्शन ए संकल्पनात्मक, बी क्रियात्मक, सी मौलिक, डी आनुभविक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी क्रियात्मक यानी एक्शन रिसर्च। तीसरा प्रश्न, एक थीसिस यानी शोध प्रबंध में चित्र एवं तालिकाएं रहती हैं। ऑप्शन ए परिशिष्ट में, बी एक अलग अध्याय में, सी अंतिम अध्याय में और डी मूल पाठ में ही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी मूल पाठ में ही। तो एक थीसिस यानी शोध प्रबंध में मूल पाठ में ही चित्र एवं तालिकाएं रहती हैं। एक थीसिस या शोध प्रबंध वह दस्तावेज होता है जो किसी शोधार्थी द्वारा किए गए शोध को विधिवत रूप से प्रस्तुत करता है और उसी आधार पर शोधार्थी को डिग्री या सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। तो आइए मित्रों बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता है। ऑप्शन ए स्थानन मूल्यांकन और बी है नैदानिक मूल्यांकन, सी रचनात्मक मूल्यांकन और डी संकलनात्मक मूल्यांकन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी रचनात्मक मूल्यांकन। पांचवा प्रश्न, जनवरी 2021 को किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। ऑप्शन ए राजीव चौधरी, बी अनिल कुमार चौधरी, सी सोमा मंडल, डी सुनीत शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी सोमा मंडल। और यह भी जान लें कि महिला, ये पहली जो है महिला अध्यक्ष हैं जो सेल के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण की हैं और उन्होंने स्थान लिया है अनिल कुमार चौधरी का। छठा प्रश्न, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग ने संघ के करों की निवल प्राप्तियों का वर्तमान में 42% की तुलना में 40% हिस्सेदारी राज्यों को दिए जाने की सिफारिश की है। दो ऑप्शन कह रहा है, दो कथन, नंबर 2 कथन है, नवगठित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु संघ करों की निवल प्राप्तियों का 2% केंद्र सरकार के पास रखे जाने की सिफारिश की है। तो सही विकल्प में मित्रों दिया गया है ऑप्शन ए कह रहा है कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 असत्य। बी ऑप्शन है कथन 2 सत्य है परंतु कथन 1 असत्य है। सी दोनों असत्य हैं और डी कह रहा है दोनों सत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी 1 व दोनों असत्य हैं। ये मित्रों असत्य क्यों है? जहाँ पे 42% की तुलना में 40% कहा गया है कथन 1 में, वहाँ पे होना चाहिए था कि 40% की तुलना में 41%। और जहाँ पे 2% केंद्र सरकार के पास रखे जाने की सिफारिश की गई है कथन 2 में, वहाँ पे होना चाहिए था 1%। इसलिए इसमें दोनों ही कथन असत्य हैं। आइए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। एल्यूमिनियम हरी धातु है। कथन कह रहा हो, कारण कह रहा है वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है।
तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है कि ए गलत है और आर सही है। डी ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी, ए सही है परंतु आर गलत है। एल्युमिनियम को हरी धातु मित्रों कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पुनः प्रयोग यानी रीयूजेबल है, रिन्यूएबल है ये, और वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को नहीं बचा रही है, इसलिए कारण गलत है। 8वां प्रश्न, हुंडू प्रपात निर्मित है, ये पूछा गया है कि किस नदी पर है? तो पहला ऑप्शन है कि इंद्रावती पर, बी कावेरी पर, सी सुवर्ण रेखा यानी स्वर्ण रेखा नदी पर, और ऑप्शन डी कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका मित्रों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुवर्ण या स्वर्ण रेखा नदी पर। और यह भी जान लें कि यह हुंडरू फॉल रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 320 फीट या 98 मीटर है। 9वां प्रश्न, कपली जिसकी सहायक नदी है वह है, यानी कपली किस नदी की सहायक नदी है? 4 ऑप्शन आपके पास है, गंडक की, कोसी नदी की, गंगा की या ब्रह्मपुत्र की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी की। और यह भी जान लें कि कामरूप नगर इसी नदी पर अवस्थित है। आइए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए कह रहा आर्द्र भूमि और जल, बी आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन, सी सतत पोषणीय विकास के लिए आर्द्र भूमि, और डी पर्यावरण संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि। तो मित्रों उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस दिवस का जो मुख्य विषय यानी थीम था वो था आर्द्र भूमि एवं जल, यानी ऑप्शन इसका सही है ए। यह भी जान ले मित्रों कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए जो है रामसर कन्वेंशन आयोजित किया गया था। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया? और यह चुना गया था कब मित्रों? 30 जनवरी 2021 को। तो ऑप्शन है चेतन शर्मा, बी रविंद्र जडेजा, सी जय शाह, और डी ईशांत शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी जय शाह, और ये बीसीसीआई के सचिव थे इससे पहले। 12वां प्रश्न, किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं? तो ऑप्शन ए है सांख्य दर्शन, बी वैशेषिक दर्शन, सी मीमांसा दर्शन, डी न्याय दर्शन, और ई ऑप्शन है योग दर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी मीमांसा दर्शन। और यह भी जान लें मित्रों कि मीमांसा को 2 भागों में बांट दीजिए, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा वेदों के कर्म कांड पर आधारित है और उत्तर मीमांसा वेद के ज्ञान कांड पर। 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी स्पीकर, डी प्रधानमंत्री, और ई मंत्रिपरिषद के सदस्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी स्पीकर, यानी स्पीकर लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले चुका होता है, इसलिए स्पीकर बनने पर उसे दोबारा शपथ लेने की जरूरत नहीं होती है। तो आइए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 14। लोकसभा का कार्यकाल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, बी एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, सी आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, डी आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन सी आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। 15वां प्रश्न,
ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था, वह वर्ष कौन सा था? ऑप्शन ए 1899 में, ऑप्शन बी 1901 में, ऑप्शन सी 1903 में, ऑप्शन डी 1905 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी 1905 ईस्वी में, यानी यह भी जो है बंगाल विभाजन से ही संबंधित था। आप जानते ही हैं कि लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 2005 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और उसी के विरोध में 7 अगस्त 2005 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, पारित हुआ था और उसी में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में मान्यता दी गई थी। तो इसलिए ऑप्शन इसका सही है मित्रों, ऑप्शन डी 1905। 16वां प्रश्न, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना एक के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसमें आर्टिकल दिया गया है या अनुच्छेद, तो संविधान का अनुच्छेद 14 ऑप्शन ए है, बी संविधान का अनुच्छेद 19, एक संविधान का अनुच्छेद 21 ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी कह रहा संविधान का अनुच्छेद 25, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही है मित्रों ऑप्शन बी संविधान का अनुच्छेद 19(1) और यह मित्रों आता है अभिव्यक्ति के प्रतीक के रूप में। 17वां प्रश्न, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, बी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, सी अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। यह नागरिकों के मूल कर्तव्य में नहीं है मित्रों, यह अनुच्छेद 17 के तहत मौलिक अधिकार है। 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? ऑप्शन ए बैक फिल्टर, डी साइक्लोन कलेक्टर, सी साइक्लोन सेपरेटर और डी साइक्लोन डिवाइडर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी साइक्लोन डिवाइडर, यानी बैक फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर और साइक्लोन सेपरेटर ये सब वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए यंत्रीय विधि हैं। 19वां प्रश्न, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, बी जम्मू और कश्मीर में, सी मध्य प्रदेश में, डी आंध्र प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर में। और यह भी जान लें कि पहले इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान था और उसको बदल करके अब सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। 20वां प्रश्न, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1978, बी 1979, सी 1980 और डी 1981। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी 1980। और यह भी जान लें कि यह अधिनियमित किया गया था 27 दिसंबर 1980 को और लागू हुआ था 25 अक्टूबर 1980 को। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 21वां प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने की अनुमति देने के लिए आइडेंटिटी की पुष्टि करने वाली वेरिफिकेशन प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए ऑथराइजेशन, बी स्पूलिंग, सी ऑथेंटिकेशन, डी लॉगिन और ई साइन अप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए ऑथराइजेशन, यानी आइडेंटिटी को पुष्ट करने वाली वेरिफिकेशन प्रक्रिया को ऑथराइजेशन कहते हैं। 22वां प्रश्न, प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शंस को क्या कहते हैं? यानी प्रोग्राम में अगर कोई एरर आ जाता है तो उसके करेक्शन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा कंपाइलिंग,
बी डीबगिंग, सी ग्राइंडिंग, डी इंटरप्रेटिंग, और इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी डीबगिंग। यानी जो एरर्स आता है मित्रों बगिंग के थ्रू आता है, बग से, और डीबगिंग का मतलब हो गया कि करेक्शन किया जा रहा है। 23वां प्रश्न, अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया की पहचान कीजिए। यानी अनुक्रमिक अभिक्षमता में मित्रों इंग्लिश में इसको कहेंगे सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया। तो ऑप्शन ए कह रहा मैग्नेटिक टेप, बी डिजिटल वीडियो डिस्क, सी फ्लॉपी डिस्क, डी ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए मैग्नेटिक टेप। आइए बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट डिस्क, बी कंप्रेस्ड डिस्क, सी कंप्यूटराइज्ड डेटा, डी कंप्रेस्ड डेटा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट डिस्क। और यह भी जान लें कि सीडी जो है सीडी रोम का ही संक्षिप्त नाम है। 25वां प्रश्न, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग होता है। ए वेब पेजों पर क्लिक करना, बी शट डाउन करना, सी सिलेक्ट आइटमों को क्लिक करना, बी विभिन्न वेब पेजों पर जंप करना, और ई स्क्रॉल करना। तो मित्रों आप जानते हैं कि उसको स्क्रॉलिंग बटन कहा ही जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई स्क्रॉल करना। प्रश्न 26, यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से बना है? यानी कितने इंडिकेटर्स हैं इसमें? ऑप्शन ए कह रहा 8 इंडिकेटर्स, बी 10 इंडिकेटर्स, सी 12 और डी 14। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी 10 इंडिकेटर। और यह भी जान लें मित्रों कि पहले इसका नाम जो है HPI होता था, यानी ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स, और अब नाम बदल करके हो गया मल्टीपल पावर इंडेक्स, यानी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। 27वां प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो ऑप्शन ए 2004, बी 2005, सी 2007, डी 2010। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी 2005। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि 5 सितंबर 2005 को पारित हुआ, 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ, और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का ही नाम बदल करके मनरेगा रखा गया था। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो ऑप्शन ए चितरंजन दास, बी WC बनर्जी, सी मोतीलाल नेहरू, और डी तेज बहादुर सप्रू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए चितरंजन दास। अलीपुर षड्यंत्र मामले 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई बारेंद्र घोष के साथ 39 लोगों को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 17 लोगों की सजा हुई थी, लेकिन अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया था। और इसके लिए जो है प्रयास किसने किया था? तो वो थे चितरंजन दास साहब। 29वां प्रश्न, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में, डी धर्मशास्त्र के समय में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के समय में। आइए बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की ओर, और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मित्रों में भी शेयर करें। तो 30वां प्रश्न है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की? ऑप्शन ए स्वामी श्रद्धानंद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी लाला लाजपत राय, डी पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी पंडित मदन मोहन मालवीय। तो मित्रों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।